हेलो स्टूडेंट्स, द्रोणस्टडी.com के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 साइंस थ्योरी समेटिव असेसमेंट 1 का एक सैंपल पेपर को सॉल्व कराऊंगा और साथ में मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। इसको फॉलो करके आप जो है कम से कम सिली मिस्टेक करेंगे और कम से कम जो है मार्क्स को डिटेक्ट करवाएंगे। ओके, सो अपन अपना जो सैंपल पेपर है उसको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको अपने एग्जाम पेपर को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है आपको 3 आवर्स मिलते हैं। ठीक है, और उस एग्जाम पेपर का मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 90 होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगी, ठीक है, जो कि नॉर्मली हर एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिलती ही है। ठीक है, आपका पूरा जो एग्जाम पेपर होता है 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए जो होता है वो आपका थ्योरेटिकल होता है, ठीक है, और सेक्शन बी जो होता है वो आपका प्रैक्टिकल बेस होता है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो ईयर बाय ईयर पैटर्न के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए अपन जो है अपना सैंपल पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सैंपल पेपर का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ठीक है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, आपकी रिएक्शन क्या है? सोडियम प्लस वाटर। ठीक है, ये रिएक्टेंट है। जब ये रिएक्शन करेंगे और जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये रिएक्शन जो है वर्ड्स में है, ठीक है, और आपको इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और वो भी कैसी होनी चाहिए? बैलेंस में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम में एक आंसर शीट मिलेगी। ठीक है, चलिए अपन आंसर शीट को भी देख लेते हैं। ठीक है, आंसर शीट में देखिए आपको इस तरह की कुछ आंसर शीट देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें आपके लेफ्ट हैंड तरफ पे एक लाइन ड्रॉ होती है जो कि आपका लेफ्ट मार्जिन होता है। इस लाइन के आपके लेफ्ट हैंड तरफ आप आंसर नंबर जो है वो लिखेंगे। ठीक है, आपको आंसर नंबर जो है बिल्कुल सही लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि आपके आंसर नंबर पे ही आपके मार्क्स डिटेक्ट होते हैं। क्योंकि कोई आंसर नंबर अगर आपने रॉन्ग लिखा है तो आपको मार्क्स देने में एग्जामिनर को बहुत प्रॉब्लम होगी कि ये जो नंबर है क्वेश्चन वो कितने मार्क्स को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को आंसर नंबर जो है बिल्कुल करेक्टली लिखना है। ठीक है, और साथ के साथ जो भी आंसर का पोर्शन है आपको इस लाइन के राइट हैंड तरफ पे लिखना होता है। ठीक है, तो अपन आंसर नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपना क्वेश्चन ये था सोडियम प्लस वाटर, जो कि प्रोडक्ट बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम का सिंबल जो होता है वो Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो H2O से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे NaOH से। ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। और हाइड्रोजन गैस जो होगी उसको H2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपन ने जो केमिकल रिएक्शन लिखी है, केमिकल इक्वेशन लिखी है, उसको ये भी चेक करना है कि ये बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन चेक करते हैं। पहले अपन चेक करते हैं सोडियम एटम से। सोडियम एटम देखो लेफ्ट हैंड तरफ पे अपना 2 है, ठीक है, यानी 2 है, और राइट हैंड तरफ पे अपन चेक करें तो सोडियम एटम जो है अपना 2 है। ठीक है, अब देखो अब अपन चेक करेंगे हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम देखो यहाँ पे कितने हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मल्टीप्लाइड दैट मीन्स 4 है। ठीक है, और राइट हैंड तरफ पे भी 2, तो NaOH के पास है हाइड्रोजन एटम और 2 हाइड्रोजन के पास है तो 4, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो है राइट हैंड साइड पे भी 4 है, यानी हाइड्रोजन एटम भी क्या है? बैलेंस है। सोडियम एटम भी बैलेंस था, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ठीक है, अब अपन चेक करेंगे ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम जो है आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 तो लेफ्ट हैंड तरफ पे है और 2 ही अपने राइट हैंड तरफ है, यानी आपका ऑक्सीजन एटम भी क्या है? बैलेंस है। जब सारे ही एटम बैलेंस है तो ये जो अपन ने केमिकल इक्वेशन लिखी ये भी क्या है? बैलेंस्ड है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स ऑक्यूपाई करता है। तो जैसे ही आप इसकी केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे आप जो है 1 मार्क्स स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है तो आपको आपका आंसर जो है 1 वर्ड में या फिर मैक्सिमम 1 लाइन में उसको कंप्लीट करना होता है। जैसे आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं, सही आंसर लिखते हैं, तो आप 1 मार्क्स को स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना?
ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, अपन को जो है इलेक्ट्रिक बल्ब एंड वोल्ट मीटर का सिंबल जो है ड्रॉ करना है। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपना 1 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो जैसे ही अपन दोनों सिंबल को ड्रॉ कर लेंगे अपन जो है 1 मार्क को स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अपन इसके आंसर सेक्शन की तरफ चलते हैं। जैसे ही अपन आंसर नंबर 2 लिखेंगे, आंसर नंबर 1 के बाद अपन जो है 2 से 3 लाइनों का लीव करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हो सकता है जैसे अपन एग्जाम पेपर जो है कंप्लीटली सॉल्व हो जाए और अपन को किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस अपन को याद आ जाए रीचेकिंग के टाइम पे, तो आप जो है अपनी एक्स्ट्रा लाइंस को क्वेश्चन के साथ इन ब्लैंक लाइन में ऐड कर सकते हैं और इससे आपकी जो आंसर शीट है वो नीट एंड क्लीन ही रहेगी और आपका जो आंसर है थोड़ा और इम्प्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको जब भी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसके आंसर को लिखेंगे, आप जो है 2 आंसर्स के बीच में आप 2 से 3 लाइंस का गैप रखेंगे। ठीक है, इससे आपकी आंसर शीट नीट एंड क्लीन लगेगी। ठीक है, और एग्जामिनर के लिए ज्यादा इंप्रेसिव आंसर्स शीट होगी। ठीक है, तो चलिए अब अपन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, अपन को इलेक्ट्रिक बल्ब और वोल्ट मीटर का जो है सिंबल को ड्रॉ करना था। ठीक है, सिंबल्स क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल देखो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर का सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वी पर सर्कल बना के और आउटसाइड जो है प्लस और माइनस का साइन लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वोल्ट मीटर पे जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल भी होता है, नेगेटिव टर्मिनल भी होता है। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि जनरली स्टूडेंट जो है इन पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को शो नहीं करते और एग्जामिनर जो है इनके पॉइंट, इनके जो मार्किंग है पॉजिटिव और नेगेटिव की, इसकी वजह से कुछ मार्क्स को डिटेक्ट कर लेता है। यानी 1/, हो सकता है एग्जामिनर आपका 1/4 को मार्क्स को वो डिटेक्ट कर ले। तो स्टूडेंट्स इन इस सिली मिस्टेक्स को बचने के लिए आपको हमेशा याद रखना है वोल्ट मीटर और अमीटर का जब भी सिंबल ड्रॉ करने को हो तो आपको जो है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ये दोनों ही शो करने हैं। ठीक है, इस सिली मिस्टेक से आप अपने जो मार्क्स को है उसको डिटेक्ट करने से बचा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कंप्लीटली 1 मार्क्स को स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 3? डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विद 1 एग्जांपल फॉर ईच। ठीक है, आपको जो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है और साथ के साथ उनका हर एक का आपको एक एग्जांपल भी देना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 1 मार्क्स कैरी करता है। तो आप रिन्यूएबल सोर्स के बारे में बात करते हैं या उसके बारे में आंसर लिखते हैं तो 1/2 जो है मार्क्स स्कोर कर जाएंगे और जब आप नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में लिखते हैं तो आप जो है 1/2 मार्क्स को स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके आंसर सेक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर सेक्शन है। जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर के बाद आंसर नंबर 3 लिखेंगे, आपको वापस से 2 से लेके 3 तक लाइंस का गैप लेना है, उसके बाद आंसर लिखना है। ठीक है, तो अपन अपना आंसर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है तो आप डिफरेंशिएट के लिए आप जो है ये टेबुलर फॉर्मेट को यूज करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है आपका आंसर जो है नीट एंड क्लीन लिखता है। ठीक है, और साथ के साथ आपका जो आंसर जो है वो एप्रोप्रिएटली डिफरेंशिएट हो जाता है एक दूसरे से। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पहले रिन्यूएबल सोर्स की। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स क्या है? सोर्स विच कैन बी यूज ईयर आफ्टर ईयर, यानी आप किसी भी सोर्स को 1 साल के बाद दूसरे साल बाद अगर आप यूज कर पाते हैं तो वो क्या होते हैं? रिन्यूएबल सोर्स होते हैं। यानी किसी भी सोर्स को आप यूज करें और उसको यूज करने के बाद आप वापस से फिर यूज कर पा रहे हैं तो वो कौन से सोर्स हो गए? आपके रिन्यूएबल सोर्स हो गए। इसके एग्जांपल क्या है? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। देखो विंड एनर्जी भी पहले से यूज की जाती है और आप अभी तक यूज करते आ रहे हो। ठीक है, तो विंड एनर्जी से जो है आप विंड को बार बार यूज कर पा रहे हो, उसको रिन्यू कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये विंड क्या है? आपकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसी तरह से सोलर एनर्जी, सूरज की जो रोशनी आती है उससे जो एनर्जी मिलती है वो क्या होती है? सोलर एनर्जी होती है। ठीक है,
सोलर एनर्जी जो है आप जो है पहले भी यूज करते आ रहे थे और अभी भी यूज करते आ रहे हो, तो बार बार आप जो है सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आपका सोलर एनर्जी जो है आप रिन्यू करके बार बार यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की। नॉन रिन्यूएबल सोर्स वो सोर्स होते हैं जो कि बार बार यूज नहीं किए जा सकते। ठीक है, यानी इनको एक बार अगर अपन यूज कर लें तो इसको दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसका एग्जांपल है कोल। जैसे आपका कोल को आप बर्न करते हो, एनर्जी ले लेते हो, तो उसकी जो एशेज होती है उनसे फिर कोई एनर्जी दोबारा नहीं निकलती है, यानी आप उसको रिन्यू नहीं कर पाते, यानी रीयूज नहीं कर पाते, इसलिए कोल भी आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस भी आपके क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी आप इनको एक बार यूज कर लेते हो तो जैसे ही आप यूज कर लेते हो इनको दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप जो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में आप लिखेंगे तो आप जो है कंप्लीटली 1 मार्क्स को जो है वो क्या कर पाएंगे, स्कोर कर जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेट मेन डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आपको जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बीच में मेन डिफरेंस का स्टेट देना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2 मार्क्स स्कोर करता है। जब आप एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में लिखेंगे तो आप स्कोर कर जाएंगे 1 मार्क्स, और जब आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में लिखेंगे तब आप मार्क्स स्कोर करेंगे 1। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीटली 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो चलिए अपन इसके आंसर सेक्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, तो ये है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखेंगे आपको वापस से 2 से 3 4 लाइंस का जो है गैप रखना है। ठीक है, और गैप रखने के बाद आप अपने आंसर को लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन करेंगे आपको डिफरेंस जो है टेबुलर फॉर्मेट के अंदर रखना है। ठीक है, इससे आपका आंसर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफरेंशिएट हो जाता है एक दूसरे से। ठीक है, तो अपना आंसर नंबर 4 को अपन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड तरफ लिखा है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को मैंने राइट हैंड तरफ लिखा है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में मैंने लिखा है, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज वन दैट नीड्स टू बी सप्लाई विद हीट, यानी ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट की सप्लाई की या एनर्जी की सप्लाई की आवश्यकता होती है, यानी नीड्स होती है, तो इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ये रिएक्शंस जो होती है जनरली प्लांट्स में होती है। आप जानते हो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, जनरली क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट मींस हीट एनर्जी को लेते हैं, जिससे क्या होता है वो अपने लिए फूड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में किसकी जरूरत पड़ी, हीट की, यानी एनर्जी की। तो ये भी एक तरह किस तरह की रिएक्शन होगी आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मेल्टिंग आइस। आइस का मेल्ट होना भी क्या है, एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आइस जब मेल्ट होती है तो हीट यानी एनर्जी को ऑब्जर्व करती है, तब जाके वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस भी क्या है, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन दैट कॉज जनरेट हीट। ठीक है, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें कि आपकी हीट निकलती हो, यानी हीट जनरेट होती है या एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, इस तरह की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पे नोटिस देने वाली बात क्या है, जनरली स्टूडेंट्स के लिखने में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो वो जनरली उसको क्या करते हैं, काट देते हैं, बहुत डर्टी सा उसको बना देते हैं। तो स्टूडेंट को ये नहीं करना होता है। इससे क्या होता है, आपकी आंसर शीट जो है वो कैसी हो जाती है, डर्टी सी हो जाती है और एग्जामिनर के लिए इम्प्रेसिव नहीं होती। ठीक है, अगर आपको अपनी आंसर शीट को इम्प्रेसिव बनाना है तो आप इतना ओवर राइटिंग ना करें। इससे अच्छा तो आप जो है, जो आपकी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है उस पर एक सिंपल सी लाइन आप चलाएं। ठीक है,
और जहां पे भी स्पेस आपको मिले आप वहां पे दोबारा से री स्पेलिंग लिखें, यानी स्पेलिंग को दोबारा से लिख दें और क्लियर वर्ड में लिखें, ठीक है, ताकि आपका जो वर्ड है वो अच्छे से एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने लिखा क्या है, स्पेलिंग क्या है, और आपको जो है सिली मिस्टेक की वजह से मार्क्स आपके डिटेक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इतना डर्टी सा बना देते हैं और उस पर व्हाइटनर भी यूज कर लेते हैं कभी कभी। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सीबीएसई बोर्ड की जो कॉपीज होती हैं उसमें व्हाइटनर अलाउड नहीं होता है, ठीक है। आपको व्हाइटनर कभी यूज नहीं करना होगा अपनी आंसर शीट पे, तो आप सिंपली जस्ट उस पर एक लाइन ड्रॉ करके उसको कट कर दें और दोबारा स्पेलिंग को जहां पे भी स्पेस अवेलेबल है आप उसको अच्छे से लिख दें ताकि एग्जामिनर को स्पेलिंग अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए अब हम अपने आंसर पे वापस से आते हैं, ठीक है। अब जो है इसका एग्जाम्पल क्या है, एक्सोथर्मिक का कंबंशन रिएक्शन फ्यूल लाइक कोल, यानी किसी भी फ्यूल का अगर आप कंबंशन रिएक्शन करते हैं तो जैसे कंबंशन करेंगे तो उसमें से क्या निकलती है, हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो जैसे आप इसका एग्जांपल जैसे कोल बताया गया है, तो कोल को भी अगर आप बर्न करेंगे तो उसमें से हीट निकलेगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपकी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा आपका आंसर नंबर 4, जिसमें मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। आपको यूनिट ऑफ करंट को स्टेट देना है, ठीक है, और उसको डिफाइन करना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2 मार्क्स जो है कैरी करता है, तो जैसे आप उसको स्टेट देते हैं तो आप 1 मार्क्स स्कोर कर जाएंगे, और जैसे उसकी यूनिट को डिफाइन कर देंगे तो आप जो है 1 मार्क्स स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको कंप्लीटली इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अपन जो है इसका आंसर सेक्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर क्या है, देखिए, द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ठीक है, यानी करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, ठीक है। एम्पियर नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया था, तो उन्हीं की श्रद्धांजलि पे उन्हीं का नाम जो है करंट की यूनिट के लिए रखा गया है, ठीक है। अब अपन डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर एग्जैक्टली होता क्या है, यानी अपन एम्पियर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो होगा, देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, तब जाके आपका करंट जो क्या होगा वो 1 एम्पियर का होगा, ठीक है। जैसे आप जानते हैं करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। Q यहाँ पे क्या होता है, चार्ज होता है, T अपना क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो जैसे अगर अपन इस एम्पियर को डिफाइन करें तो 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो जो करंट का अमाउंट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है करंट का जो यूनिट है एम्पियर उसको स्टेटमेंट भी दे देते हैं, इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर आप 1 एम्पियर को डिफाइन भी कर देंगे या एम्पियर को डिफाइन करेंगे तो इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कंप्लीटली 2 मार्क्स जो है वो क्या कर जाएंगे, स्कोर कर जाएंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपना, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ, ऑप्शन ए है फिश, ऑप्शन बी है मॉस्किटो, ऑप्शन सी है अर्थवॉर्म एंड ऑप्शन डी है डॉग्स, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2 मार्क्स कैरी करता है और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस के आपको आंसर देने हैं, तो दैट मीन्स कि आपका एक ऑप्शन जो है 1/2 मार्क्स जो है वो कैरी रखता है, ठीक है। तो आपको इन चारों के अगर आप ऑप्शंस के आंसर दे देंगे तो आप जो है 2 मार्क्स को स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। चलिए अपन इसके आंसर सेक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगेन अपन को आंसर नंबर 6 लिखते समय, स्टार्ट करते समय ध्यान रखना है कि पहले वाले क्वेश्चन से मुझे 3 to मैक्सिमम 3 लाइंस का गैप रखना है, उसके बाद ही मेरा आंसर जो है, नेक्स्ट आंसर जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। अपन आंसर नंबर 6 देखते हैं। अपन को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताना था, ठीक है। फिश का देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है, गिल्स, गिल्स की हेल्प से ही फिशेस जो होती हैं वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेती हैं, ठीक है, और CO2 को बाहर छोड़ती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं, ठीक है।
अगर आप ये आंसर दे देंगे तो आप जो है 1/2 मार्क्स को कैरी कर लेंगे, ठीक है, ऑब्टेन कर लेंगे। अब बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है? मॉस्किटो। मॉस्किटो जो होता है ट्रेकिया की हेल्प से जो होता है एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, इसकी हेल्प से ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। अब सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सी ऑप्शन क्या है अपना? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो होता है वो जो है स्किन के थ्रू जो है वो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेंटेन रखता है, ठीक है। ये इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है जिसकी हेल्प से वो ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को छोड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन डॉग्स में क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। लंग्स डॉग्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, इसकी हेल्प से वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लीव करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 के चारों ऑप्शन के आप आंसर कर देते हैं तो आपको 1/2 मार्क्स, 1/2 मार्क्स, 1/2 मार्क्स, 1/2 मार्क्स मिलके आपको टोटली 2 मार्क्स जो है आपके स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है। आपको जो नीचे रिएक्शन दी गई है उनकी आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड स्ट्रांगली। जब आप लाइमस्टोन को स्ट्रांगली हीट करते हो, ज्यादा हीट देते हो, तब क्या होता है उसकी आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। व्हेन, और बी ऑप्शन क्या है? व्हेन जिंक सल्फाइड इज हीटेड इन एयर। जब आप जिंक सल्फाइड को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हो तब क्या होता है उसकी आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 जो है 3 मार्क्स को कैरी रखता है तो आप किसी भी ऑप्शन का अगर आप आंसर देते हैं तो आप 1.5 मार्क्स को स्कोर कर जाते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन इसके आंसर सेक्शन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। फर्स्ट ऑप्शन था अपना व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड स्ट्रांगली। लाइमस्टोन का आप केमिकल फॉर्मूला जानते हो, ठीक है, CaCO3। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब जब इसको अपन स्ट्रांगली हीट करेंगे तो एरो लगाएंगे। स्ट्रांगली हीट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ट्राइंगल से, ठीक है। जनरली स्टूडेंट हीट को इस तरह से जो है सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एग्जामिनर इसके कुछ मार्क्स को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। जब इसका केमिकल रिएक्शन होगी यानी आप लाइमस्टोन को स्ट्रांगली हीट करेंगे तब जाके आपका क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है CaO से, प्लस CO2 गैस निकलती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आप चाहें तो इनमें थोड़ा और अपने आंसर को इम्प्रेसिव करने के लिए आप जो है इनके नाम भी आप यहाँ पे इनके नीचे मेंशन कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से आप जब ए ऑप्शन का आंसर कर देंगे तो आपको जो है 1.5 मार्क्स जो है आप स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन है अपना व्हेन जिंक सल्फाइड इज हीटेड इन एयर, ठीक है। यानी जिंक सल्फाइड का अपना केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ZnS से जिंक सल्फाइड को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। अब एयर को अपन प्रेजेंस ऑफ एयर लिखना होता है तब अपन ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, और हीटेड के लिए अगर अपन ट्रायंगल से शो करेंगे, ठीक है। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। अब अपन ने जो केमिकल इक्वेशन ये लिखी है इसको अपन ये चेक भी करेंगे कि जो केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है या नहीं है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। देखो जिंक का जो है लेफ्ट हैंड तरफ पे जो है 2 एटम है, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे भी 2 एटम है, यानी जिंक एटम जो है दोनों तरफ क्या है? बैलेंस है। और अपन चेक करते हैं सल्फर एटम को। सल्फर भी लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं 2s, यानी यहाँ पे भी सल्फर के 2 एटम है, यानी सल्फर एटम भी जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वल है, तो यानी बैलेंस है। अब अपन चेक करते हैं ऑक्सीजन एटम को। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 3 × 2 क्योंकि 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के 6 एटम है। अब राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं, देखो 2 एटम तो ये, ठीक है, और 2 × 2 4 एटम ये, तो टोटल एटम कितने हो गए ऑक्सीजन के? 6, ठीक है। तो 6 ही एटम राइट हैंड साइड पे, दैट मीन्स आपका ऑक्सीजन एटम भी क्या है? बैलेंस्ड है, यानी ये जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है?
बैलेंस्ड है। ठीक है, इसी तरह से अपन ऑप्शन ए को भी चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए में देखो अपन से पूछा था लाइमस्टोन की रिएक्शन लिखनी थी, अपन ने रिएक्शन भी लिख ली, बट बैलेंस चेक कर लेते हैं। कैल्शियम देखो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे कैल्शियम का एटम भी 1 है, यानी ये भी बैलेंस है। ठीक है, अब आता है कार्बन एटम। कार्बन एटम भी 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी 1 है। ओके, यानी कार्बन एटम भी बैलेंस है। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं ऑक्सीजन एटम को। ऑक्सीजन एटम जो है देखो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है और राइट हैंड साइड पे चेक करें, 1 यहाँ है 2 यहाँ है, यानी 1 + 2 = 3, यानी 3 एटम ही ऑक्सीजन के। यानी अपना फर्स्ट ऑप्शन भी क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में जो केमिकल इक्वेशन है वो भी क्या है, बैलेंस्ड है। यानी ए ऑप्शन भी बैलेंस्ड है जो अपने केमिकल इक्वेशन लिखी है, और बी ऑप्शन भी बैलेंस्ड है जो अपने केमिकल इक्वेशन लिखी है। इस तरह से आप दोनों ही इक्वेशन को लिख के आप 1.5 एंड 1.5 मार्क्स को स्कोर कर जाएंगे, यानी टोटल मार्क्स जो है आप 3 मार्क्स को स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो इनके नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। इससे क्या होगा, आपका आंसर थोड़ा और इम्प्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या है, उसका ए ऑप्शन है व्हाट इज एन एसिड। एक एसिड क्या होता है, गिव एन एग्जांपल, और उसका एक एग्जांपल भी देना है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका, व्हाई डू एसिड्स लाइक HCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एसिड होते हैं जैसे कि HCl है, वो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, इसका अपन को रीजन देना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है 3 मार्क्स कैरी करता है, तो आप किसी भी इसके एक ऑप्शन का आंसर देते हैं तो आप जो है स्कोर कर जाएंगे 1.5 मार्क्स। ठीक है, इसलिए अगर आपको 3 मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको दोनों ही ऑप्शन के आंसर देने होंगे। ठीक है, चलिए अपन इसके आंसर सेक्शन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सेक्शन है, उसका ए ऑप्शन जो है, ठीक है, वो यहाँ ये है, एसिड इज एन केमिकल सब्सटेंस। एसिड एक केमिकल सब्सटेंस होता है हुज एक्वस सॉल्यूशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जिसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सोर टेस्ट, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, द एबिलिटी टू टर्न ब्लू लिटमस रेड, और उसके एक्वस सॉल्यूशन की एबिलिटी होती है कि वो ब्लू लिटमस को बदल देता है रेड में। ठीक है, एंड एबिलिटी टू रिएक्ट विद बेसिस, और एबिलिटी होती है बेस, यानी बेसिस के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज करने की। ठीक है, एंड सर्टेन मेटल टू फॉर्म सॉल्ट, और किसी अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ एसिड हैव अ pH ऑफ लेस देन 7। ठीक है, यानी ये बता रहा है कि किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन का जो pH वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। आप जानते हो pH वैल्यू जो होती है 1 to लेकर 14 तक होती है, जिसमें 7 जो होता है न्यूट्रलाइज होता है। 7 की जो बिलो जो 7 होते हैं वो एसिड होते हैं, और अबव द 7 जो वैल्यूज होती है वो बेसिस के लिए होती है। ठीक है, क्योंकि ये एसिड के बारे में पूछा गया है तो इसका एसिड की जो pH वैल्यू है वो कैसी होगी, लेस देन 7 होगी। ठीक है, अब एसिड के एग्जांपल क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCN, ठीक है, और भी बहुत सारे एसिड होते हैं, सिर्फ ये 2 ही एसिड नहीं होते, H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, अब जब आप इसका ए ऑप्शन का इतना आंसर लिख दोगे तब आप जो है 1.5 मार्क्स को स्कोर कर जाओगे। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बी सेक्शन की तरफ। ठीक है, अपन को बताना था कि एसिड जैसे कि HCl जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, HCl एसिड स्ट्रांगली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ आयंस H+ और Cl-, क्योंकि HCl एसिड जैसे ही वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है वो 2 आयन में टूट जाता है, एक H+ आयन और एक Cl-। ठीक है, H+ आयन और Cl- आयन में ये टूट जाता है। तो HCl एक ऐसा एसिड है जिसका हर एक एटम जो है H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है। तो जहां पे भी आयन होंगे वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, यानी वहां पे वो एसिड जो है एक्वस सॉल्यूशन का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है,
और आप जानते हैं कि कोई भी अगर ऐसा एसिड जिसका हर एक एटम जो है अगर आयन में ब्रेक हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग एसिड। इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। HCl कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। अब आप जब इस बी ऑप्शन को इतना लिख देंगे तब आप मार्क्स का स्कोर कर देंगे 1.5 मार्क्स, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना एक्सप्लेन। अपन को एक्सप्लेन करना है। ए ऑप्शन है व्हाट आर द अलॉय